साथियों नमस्कार। मैं अंचल अग्रवाल आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आज बात करूंगा सागरमाला प्रोजेक्ट अर्थात सागरमाला परियोजना पर। देखिए दोस्तों, जो चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति है वो एक तरीके से इंडिया को घेरने का काम कर रही है। साथ में यह उम्मीद की जा रही है कि वह जो पोर्ट्स घेर रही है जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान, इन सब जगह पर घेर रही है, इन पे वो मिलिट्री बेस का भी स्थापना करेगा। इससे भारत को बहुत ही ज़्यादा खतरा है। लेकिन वहीं भारत की सागरमाला जो योजना है उसका उद्देश्य केवल भारत का सामुद्रिक ढांचा बेहतर करना, साथ में बड़े व छोटे पोर्ट की स्थापना, बड़े व छोटे पोर्ट को आधुनिक बनाना और नए पोर्ट की स्थापना करना। ये एक तरीके से सागरमाला प्रोजेक्ट के उद्देश्य है। पहला है कि भारत का सामुद्रिक ढांचा बेहतर करना, दूसरा बड़े व छोटे पोर्ट को आधुनिक बनाना और तीसरा उद्देश्य है नए पोर्ट की स्थापना करना। यह जो योजना है वह नई नहीं है। 2003 में अटल जी इसको लाए थे। उस समय पर उन्होंने कुछ उद्देश्य निर्धारित किए थे, जैसे हमारे यहाँ सड़क के लिए, नेशनल हाईवे के लिए एक अथॉरिटी बनी हुई है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसी तरीके से एक अथॉरिटी बनाना, सागरमाला डेवलपमेंट अथॉरिटी। उन्होंने बोला था कि इसके लिए जो पैसा मिलेगा या हम जो पैसा प्राप्त करेंगे सामुद्रिक अपने व्यापार से, वो होगा मैरीटाइम डेवलपमेंट सेस। मतलब एक मैरीटाइम डेवलपमेंट सेस लगाएंगे और इसमें 5 पैसा प्रति किलोग्राम कार्गो के हिसाब से हम लेंगे। इन्होंने बोला था कि जो पोर्ट्स हैं उनको इम्प्रूव किया जाएगा, शिपिंग इंडस्ट्री, इनलैंड जो वाटर है, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, कोस्टल शिपिंग, इन सबको इम्प्रूव किया जाएगा। साथ में पीपीपी प्लस एफडीआई को से इन्वेस्टमेंट को प्राप्त किया जाएगा, अर्थात पीपीपी मॉडल के आधार पर और एफडीआई के आधार पर। तो इसके लिए उन्होंने 2 इनिशिएटिव लिए थे, कह सकते हैं 2 चरण लिए थे। पहला था प्रोजेक्ट सेतु समुद्रम। सेतु समुद्रम के अंदर यह था कि पाकवे को और गल्फ ऑफ मन्नार को लिंक कर देना तथा मैरीटाइम जो यहाँ का है इसको ट्रेड के लिए एक अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड करना। उसके बाद प्रोजेक्ट सागरमाला आया और प्रोजेक्ट सागरमाला का उद्देश्य, जैसे कि अभी बात हो चुकी है, टू मॉडर्नाइज मेजर एंड माइनर पोर्ट्स ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो सेटअप न्यू पोर्ट्स। जो सागरमाला परियोजना है इसके तहत 700 निर्जन द्वीपों को विकसित करने की तथा पर्यटन हब के रूप में उन्हें बनाने की योजना है। इससे फायदा ये होगा कि जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है पूरी, वह भी इसका प्रयोग कर पाएगी, अतः फिल्म इंडस्ट्री में भी इसका प्रयोग होगा। तो इससे जो पैसा बढ़ेगा उससे और ज़्यादा पोर्ट्स को विकसित कर सकते हैं। यदि हम देश में कुल द्वीप की बात करें, कुल आइलैंड्स की बात करें, तो कुल मिलाकर 1208 आइलैंड्स हैं और 185 लाइट हाउस हैं। तो इसमें से 700 निर्जन द्वीपों को हम क्या करेंगे, विकसित करेंगे। यदि हम यह देखें कि इसकी आवश्यकता क्यों है, तो भारत की जीडीपी में बंदरगाह का योगदान, जो ट्रेड के रूप में बंदरगाह चलते हैं उनका योगदान सिर्फ 1% है। वहीं रेलवे का 9% और सड़क का 6% है। तो हम देखते हैं कि बंदरगाह में हम अपने इसको बढ़ाने की कितनी ज़्यादा आवश्यकता भी है और कितना ज़्यादा स्कोप भी है, क्योंकि दे आप उसे ही सकते हैं जिसका कटोरा खाली होगा। अगला देखें तो इसके लिए क्या किया जा रहा है। केंद्र में कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक सागरमाला समन्वय व परिचालन कमेटी, सागरमाला कोऑर्डिनेशन एंड स्टीयरिंग कमेटी
SCSC का गठन किया जाएगा। साथ ही राज्य सागरमाला कमेटी का भी गठन किया जाएगा, अर्थात केंद्र के स्तर पर भी और राज्य के स्तर पर भी सागरमाला कमेटी स्थापित होनी है। साथ में संपूर्ण नीतिगत मार्गदर्शन एवं उच्च स्तरीय समन्वय के लिए राष्ट्रीय सागरमाला एपेक्स कमेटी का भी गठन किया जाएगा। नेशनल सागरमाला एपेक्स कमेटी का भी गठन किया जाएगा। तो ये एक तरीके से सागरमाला के प्रोजेक्ट के अंतर्गत समाहित है। अब हम ये देखते हैं कि आखिर इंडियन पोर्ट को, जो भारतीय बंदरगाह हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को अर्थात आधारभूत ढांचे को विकसित करने की आवश्यकता क्यों है। दूसरे शब्दों में कहें, ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण हमको भारतीय बंदरगाहों के ढांचे को विकसित करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो कुछ कारण पर चर्चा करते हैं, आप चाहें तो इन्हें नोट कर लें। पहला कारण है कि हमारे यहाँ पर कोई शिप जब एंटर करता है फॉरेन से, तो उसको 150 डॉक्यूमेंट से ज़्यादा तो क्या कहते हैं क्लियरेंस लेना पड़ता है। बार बार उसका इंस्पेक्शन होता है, अर्थात मल्टीपल इंस्पेक्शन, और न जाने कितने तरह के टैरिफ रेट्स काम करते हैं। तो इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा क्लियरेंस में टाइम लग जाता है। इससे हमको शिप इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा, या कहें हमारे पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, और साथ में इसकी लागत इससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब इतना समय वो इन क्लियरेंस में लेंगे तो उनको वापस लौटने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। इससे क्या होता है कि दो देशों के बीच के ट्रेड का जो संबंध है वह खराब होता है। और आप जाहिर सी बात है, ऐसी जगह पे आप क्यों पैसा लगाएंगे जहां आपको लागत ज़्यादा पड़ रही हो। तो क्या करती हैं कि विदेशी कंपनियां फिर यहाँ भारत में कम से कम भेजती हैं। और हमारे यहाँ पर वेयर हाउसिंग फैसिलिटी की और उसके मैकेनाइज की, मशीनीकरण की कहें, बहुत ही ज़्यादा कमी है। अगर हम देखें तो फूड ग्रेन्स के मामले में तो ये बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर एक और दुखद आंकड़ों पे बात करें या दुखद शब्दों में कहें, तो जो हमारे यहाँ जो 12 बड़े पोर्ट्स हैं उनको कंबाइन कर दिया जाए तो भी वह संघाई के जो चाइना का संघाई पोर्ट है उसके बराबर भी टनेज में नहीं है। मतलब इतना माल वो लोग नहीं ढोते हैं। आप सोच सकते हैं कि चाइना का एक पोर्ट हमारे 12 पोर्ट्स पर भारी पड़ता है, 12 बड़े पोर्ट्स पर भारी पड़ता है। और हमारे यहाँ क्या होता है कि इंडियन शिपिंग इंडस्ट्री पर 12 तरह के टैक्सेस लगते हैं। तो इससे क्या होता है कि टैक्स पर टन महंगा हो जाता है कार्गो पर। तो इससे जब महंगा हो जाता है तो हमारे यहाँ वो चीज़ें महंगी बिकती हैं। जब महंगी बिकती हैं तो विदेशी कंपनियां क्या करती हैं, इनको पसंद नहीं कर पाती हैं ज़्यादा, क्योंकि वो जानती हैं कि अगर सस्ता बिकेगा तो अधिक बिकेगा भारत जैसे देश में। और एक और बात जो आप कहेंगे कि बहुत ज़्यादा दुखद है, वो यह है कि जो बड़े जहाज होते हैं वे भारत में एंटर ही नहीं कर पाते हैं। कोई बड़ा जहाज होता है वे भारत में एंटर कर ही नहीं पाता। उसको श्रीलंका में एंटर करना होता है। श्रीलंका में एंटर करने के बाद जो भी सामग्री होती है वह छोटे जहाज में भरकर भारत आती है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे यहाँ फैसिलिटी नहीं है कि हम बड़े जहाज़ों को आमंत्रित भी कर सकें। तो ये भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बड़ा ड्रॉबैक निकल के आता है। जो हमारे यहाँ देसी कंपनियां हैं वह भी विदेशों से जहाज हायर करती हैं, और जब विदेशों से जहाज हायर करती हैं तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो जाती है। उसका कारण यह है कि जो हमारे यहाँ घरेलू इंडस्ट्री है शिप बिल्डिंग की, जहाज बनाने की, वह अंडर डेवलप्ड है अर्थात विकसित नहीं है।
और एक आंकड़ों पे बात की जाए तो इंडियन शिप जो हैं वह केवल जो फॉरेन में हम लोग माल भेजते हैं उसका केवल 10% ही ले जाती हैं, अर्थात 90% व्यापार विदेशी जहाज से ही होता है। हमारे यहाँ केवल 3 LNG टर्मिनल्स हैं जो हजीरा, दहेज एंड कोची में हैं। हजीरा, दहेज एंड कोची। और हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम आती है इन सब में तो वो आती है लैंड एक्विजिशन की। अगर हम नए पोर्ट्स को स्थापित करते हैं तो लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम आती है। साथ में एनवायरमेंटल के लोग आ जाते हैं, भैया ये खराब है, तो कोई ना कोई वो दूसरे निकालते हैं, यूँ कहें तो वो अपनी झोली भरने के लिए आते हैं। इससे क्या होता है कि हर चीज़ महंगी होती जाती है और साथ में डिले होती जाती है, अर्थात जो एनवायरमेंटल से हमें जो क्लियरेंस लेना पड़ता है वो हमको नहीं मिल पाता है आसानी से। अब तक देखें तो कौन कौन से स्टेप लिए गए हैं, तो उसमें शिपिंग मिनिस्ट्री ने 2 तरह की कमेटी बनाई है बड़े पोर्ट्स के लिए। 2 बड़े पोर्ट्स की स्थापना के लिए जो पोर्ट्स बनेंगे वो सागर वेस्ट बंगाल में और दुगा राजापट्टनम जो सीमांध्र का क्षेत्र है वहां पर। और यह उम्मीद है कि इन दोनों पोर्ट से 100 MTPA की कैपेसिटी बढ़ जाएगी और साथ में 100% FDI परमिट कर दी गई है बंदरगाहों के विकास के प्रोजेक्ट के लिए। और साथ में ऐसे इन्वेस्टर्स को इनकम टैक्स में हमने आरंभ भी अर्थात रिलीफ भी प्रदान किया है। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है उसमें है कि 2500 MTPA पोर्ट की बंदरगाहों की कैपेसिटी को बढ़ाना। साथ ही ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम और वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सर्विस सभी बंदरगाहों पर लागू करना। और एक और बात वो है कि मुंबई, एनोर, कांडला और कोलकाता बंदरगाहों पर PPP प्रोजेक्ट अप्रूव्ड कर लिया गया है। तो ये स्टेप्स लिए जा चुके हैं अब तक। तो अब ओवरऑल यदि हम दृष्टि डालें सागरमाला प्रोजेक्ट पर तो हमको महसूस होता है कि कितनी ज़्यादा आवश्यकता है हमारे देश में पोर्ट अच्छा बंदरगाहों की को विकसित करने के लिए, क्योंकि यहाँ व्यापारिक संभावनाएं बहुत अधिक हैं। यदि सागरमाला प्रोजेक्ट के आधार पर यह कार्य हो जाता है तो निश्चित रूप से विदेशों से आने वाले माल की लागत कम होगी और जब लागत कम होगी तो महंगाई का जो स्तर है वो वह भी कम होगा और जो डिले होता है वह भी कम होगा। इससे जो 2 देश के जो बीच के व्यापार होता है उसको भी एक गति मिल सकेगी। तो यह एक ओवरऑल सागरमाला प्रोजेक्ट के लिए था। साथ में मैंने इसमें बंदरगाहों की प्रॉब्लम्स को भी जोड़ते हुए बताया है। उम्मीद है आपको काफ़ी मदद मिलेगी। आप अपने सुझाव मुझे ज़रूर मेल करें। मेरी ईमेल ID anchaleSar@gmail.com anchaljaleser@gmail.com। धन्यवाद।